रिहाइश का मसला थोड़ा संजीदा होता जा रहा था। जो रिहाइश मिल रही थी वो महंगी थी, जो सस्ती थी या वो बहुत दूर थी या वो लड़कों के साथ थी, यानी लड़के लड़कियां एक ही फ्लैट में। सब इसके लिए अपनी अपनी जगह पर कोशिश कर रहे थे। वो एक दो बरतानवी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी घरानों में भी गई, लेकिन वो रिहाइश भी इसकी गुंजाइश से ज़्यादा थी। वो बहुत नॉर्मल सी एक रिहाइश अफोर्ड कर सकती थी, यानी बेहद सस्ती सी, जितनी ज़्यादा सस्ती मुमकिन हो सके उतनी सस्ती, और यूनिवर्सिटी के पास भी। एक लैंड लेडी हैं तो, लेकिन मसला ये है कि वहाँ कम ही लोग रहने में कामयाब हो सके हैं। इनको समझना बहुत मुश्किल है। वहाँ जाकर देख लो, शायद तुम इनको समझ सको। ठीक है, वहाँ भी जाकर देख लेती हूँ। इसका मुंह लटक गया। हाँ, ऐसे ही मुंह लटका लेना, और वो अपना मशहूर ज़माना और आजमूदा फिक्रा ज़रूर कहना। मनहूस मारी, मुझे तो जल मर जाना चाहिए। इस बात पर वो नवाल से ज़्यादा हंसी। एक दो लड़कियां हैं जो वहाँ गई थीं। एक चंद दिन बाद ही वापस आ गई और एक ने चंद हफ्ते बाद वो घर छोड़ दिया। वो इसे शटल कॉक कह रही थी। नाम अच्छा है, शटल कॉक। कहानी आती है तुम्हें? हाँ, एक दो आती हैं। गुड, सुना है वो हर रात कहानी ज़रूर सुनती हैं। अच्छा, सिर्फ कहानी? मतलब किराया नहीं लेंगी? किराया तो ज़रूर लेंगी, साथ कहानी भी। ठीक है, मैं दो चार कहानियाँ याद करके जाती हूँ। शटल कॉक का पता लेकर वो छुट्टी वाले दिन शाम को आ गई। ये एक 2 मंजिला बरतानवी तर्ज तामीर का काफ़ी बड़ा घर था। घर के आगे सब्ज़ी का काफ़ी बड़ा किता था, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के पौधे और फूल लगे थे। सारी इमारत सफ़ेद रंगी थी और वाइट हाउस का छोटा सा मुन्ना सा नमूना लग रही थी। अमरहा को शटल कॉक का बैरूनी नज़ारा बहुत पसंद आया, बल्कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर इसे यहाँ रख लिया जाए तो वो काफ़ी शानदार किस्म की रिहाइश का साबित होने वाली थी। बेल दी और काफ़ी देर तक देती रही। खिड़कियों से भी झांकती रही, दरवाज़ा भी बजाया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। वो दरवाजे के पास ही सीढ़ी पर बैठ गई कि शायद मालकन बाजार तक गई हो। कोई 20 मिनट बाद जाकर दरवाज़ा खुला। वो जल्दी से उठकर दरवाजे तक आई। मुझे कहानी आती है, झट कहा। सामने वाले की हंसी का फवारा निकला। वो हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में थी, लंबी पतली सांवली सी, काले से बालों की कसकर चोटी बनाए हुए और इन्हें कंधे पर गिराए हुए। मुझे कमरा चाहिए, अंदर आ जाओ। वो हंसती हुई अंदर की तरफ बढ़ी। अमरहा भी इसके पीछे चलने लगी। बाद अज़ा अमरहा को मालूम हुआ कि वो लैंड लेडी को शाम की चाय पिला रही थी। फिर इनका मुंह धुलाया, कपड़े तब्दील करवाए। बेल देने वाला, दरवाज़ा पीटने वाला जाए भाड़ में, हम क्या करें। लैंड लेडी नशिस्त गाह में ठंडे आतिशदान के पास बैठी बाले जिब्रील का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ रही थी। इसकी सांस अटकने लगी, यानी शायरी भी सुनानी पड़ेगी, वो भी ऐसी आला पाई की। यानी यहाँ भी इसका काम बनने वाला नहीं था। बहुत देर इसका इंटरव्यू होता रहा। वो बहुत सब्र से और अपनी तरफ से बहुत चालाकी से सारे सवालात के जवाबात देती रही। खाना पका लेती हो? क्या क्या पका लेती हो? चावल, रोटी और तनूर हो तो नान भी लगा लेती हूँ। इसने इस चीज़ का नाम लिया जो बरतानिया में मुयस्सर हो ही नहीं सकती थी, तनूर। बेसन की रोटी, आलू, गोभी, कीमे के पराठे, मूली के नान, नान पर बेसन लगाकर इसे तल भी लेती हूँ, बहुत मज़े का बनता है। आलू के पकोड़े, बैंगन, पालक, चिकन के, मछली के भी बना लेती हूँ। लैंड लेडी अपने बच्चों के से छोटे छोटे हाथ थोड़ी तले रखे इसे देखती रही। हो चुका तुम्हारा, अब बताओ खाना पका लेती हो? इसका मुंह लटक गया। इसकी चालाकी किसी काम ना आई। दादी ठीक कहा करती थी कि इंसान को ज़िंदगी में सब काम आने चाहिए। ना मालूम ज़िंदगी कहाँ ले जाए और कौन सा सीखा काम आ जाए। साधना, ये पराठों की इतनी वैरायटी काम की है? जी, हफ्ते में 2 बार ये हो जाएगा, बाकी गोश्त का सालन और चावल। मैडम साधना इसी के साथ सोफे पर ज़रा किनारे पर बैठी थी और स्वेटर बुन रही थी। सौदा सलफ भी लाना होगा। जी, मैं ले आऊँगी, संडे के संडे। संडे वनडे हम नहीं जानते, जब जब साधना कहेगी लाना होगा। ताज़ा सब्जी आती है रोज़, हलाल गोश्त आता है। बोलो हाँ या ना। हाँ जी हाँ। गुड। अच्छा अब बोलो, कहानी आती है कोई? जी आती है 2। गुड, कौन कौन सी सुनाओ ज़रा। एक कौवा था, बहुत प्यासा था, इधर उड़ा उधर उड़ा। दूसरी खरगोश और कछुए वाली। साधना तेज़ी से सिलाइयाँ चलाने लगी।
ताकि इसकी हंसी कम से कम इसके मुंह से निकले। लैंडलेडी अलबत्ता होंठ भींचे बैठी रही। बीबी, यहाँ रहना है या नहीं? रहना है तो कहानियाँ बदलो। मैं अच्छी अच्छी किताबें ले लूँगी, आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊंगी। गुड। किराया बता दें प्लीज़। पहले शराइत सुन लो। तुमसे पहले 3 लड़कियां होकर जा चुकी हैं, तुम चौथी हो। साधना यहाँ 2 साल से रह रही है। इसने सहम कर साधना नामी लड़की को देखा। हाय, मेरी भी इतनी उम्र लगती है क्या? साधना से पहले यहाँ 6 लड़के रहकर गए हैं। अच्छे लड़के थे, सारा काम कर देते थे। मैं तो लड़कों के हक में ही थी, पर अब साधना की वजह से लड़कियां ही रखती हूँ। सारे घर की सफाई करनी होगी और सुबह ही करके जानी होगी। बाकी के कमरे बंद हैं और जितना भी घर इस्तेमाल हो रहा है वो तुम्हें साफ करना होगा। खाना बनाना होगा। हफ्ते में 2 दिन पौधों की काट छांट और खिड़कियों की सफाई। एक हफ्ते तुम मेरे कपड़े लॉन्ड्री करोगी और इस्त्री भी। एक हफ्ते साधना करेगी। जितनी ज्यादा लड़कियां यहाँ रहने के लिए आ जाएंगी उतना ही काम कम हो जाएगा। मेरे कमरे का जो सेंट्रल कारपेट है उससे धूप के दिनों में तुम्हें धूप लगवानी होगी। पाकिस्तान में अपने घर का नंबर तुम्हें मुझे देना होगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ट्रैक से उतरते हुए देखा, यानी अगर तुम में कोई गलत हरकत देखी, तो फौरन मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगी। तुम एक मुसलमान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास कोई ऐसी वैसी चीज ना देखूं, वरना मैं तुम्हें फौरन जहाँ से निकाल दूंगी उसी वक्त। चाहे बाहर बर्फबारी हो रही हो और तुम नमूनिया का शिकार हो। तुम्हारे हर तरह के दोस्त यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अगर मैंने इन दोस्तों में खराबी देखी तो भी तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी। बेशक तुम्हें पूरे इंग्लैंड में कहीं जगह ना मिले। अगर मैं सोती हूँ तो चुटकी की आवाज से भी उठ जाती हूँ, इसलिए जब मैं सोऊं तो तुम ऐसे हो जाना जैसे गूंगी हो। लैंडलेडी बोलती रही। वो जिस सोफे पर बैठी थी उसी पर ऊँघने लगी। कोई 3 घंटे बाद इसकी आंख खुली तो वो इस सोफे पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। इसकी नज़र छत पर लगे बड़े से फानूस पर गई जो रोशन था, लेकिन इसकी नींद से भरी आंखें इस फानूस में से मुख्तलिफ रंग निकलते देख रही थीं। क्या मुझे किसी डॉन ने अगवा कर लिया है? छत और कद आदम खिड़की के कद आदम ही पर्दों को घूरते इसने सोचा। मैं यहाँ हूँ। कहाँ हूँ मैं? वो एकदम से उठकर बैठी। साधना लैंडलेडी की रॉकिंग चेयर के पास सोफे पर बैठी कहानी सुना रही थी। इसे लगा वो सिर्फ 5 मिनट ही सोई है। और क्या क्या कह रही थी आप? वो आंखें मलने लगी। तुम ऐसे ही हर जगह लमलेट हो जाती हो लड़की। लैंडलेडी हंसकर बोली। अमराह लफ्ज लमलेट पर हैरान हुई। खालिस देसी लफ्ज था, यकीनन कोई पाकिस्तानी सिखा कर गया था इन्हें। जी बस आज थकी हुई थी तो जाओ खाना खा लो, किचन में रखा है। खाना? जैसे सदियों बाद ये लफ्ज सुना था। वो जल्दी से किचन में गई और सारे वेजिटेबल राइस और चिकन सूप हड़प कर गई। कॉफ़ी बनाई और मग लेकर आ गई। लैंडलेडी से देखती ही रह गई। कॉफ़ी किससे पूछकर बनाई है तुमने? ओह, फिर गलती कर दी इसने। वो खामोश खड़ी दोनों खवातीन को देखती रही और मुंह लटका लिया। शक्ल पर बेचारगी ले आई। बैठ कर पी लो। लैंडलेडी के आसाब कुछ ढीले हुए। वो बैठकर पीने लगी। बुरा ना मानना, पर तुम एशिया वाले बहुत तंग करते हो। एक लंबा वक्त तो तुम्हें बुनियादी अखलाकियात सिखाने में लग जाता है, और तुम लोग खाते भी बहुत हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं, पर थोड़ा अपनी आदत पर काबू पाओ, इन्हें दुरुस्त करो। अमराह खामोशी से कॉफ़ी पीती रही। तुम जाकर सो जाओ साधना, और तुम अमराह मुझे मेरे कमरे में ले चलो। वो इन्हें कमरे तक ले गई। वो एक टांग से माजूर थी, दाएं टांग फालिज ज़दा थी। दायां हाथ भी बहुत मुश्किल से हरकत करता था, लेकिन टांग की तरह मफलूज नहीं था। इन्हें इनके बेड पर लेटाया। मेरे बाल भी उतार दो। बाल? अमराह को लगा इनके दिमाग के साथ भी कुछ मसला है। हाँ भाई आओ तो। वो करीब हुई और बालों पर हाथ रखकर खींचा, और विग इसके हाथ में आ गई, और अंदर से बमुश्किल आध इंच लंबे बाल निकले। फिर वो स्विच बोर्ड की तरफ आई। अगर इसने ठीक से गिने थे तो वहाँ कम से कम 25 से ज़्यादा बटन थे। नाइट बल्ब का शेड पसंद करने में इन्होंने काफ़ी वक्त लिया। फिर हल्के सुरमई को इन्होंने इतवार की रात के लिए पसंद किया और इसे जाने के लिए कहा। तुम साथ वाले कमरे में सो जाओ, सुबह अपना सामान ले आना। खुशी से इसकी चीख निकल गई, क्योंकि 3 वक्त के खाने के साथ ये जगह इसे बहुत ही सस्ती पड़ रही थी। और हाँ, दोबारा किचन में ना जाना। लेकिन वो पहले किचन में गई, 1 कप और कॉफ़ी बनाई और 1 कप कॉफ़ी की कीमत किचन काउंटर पर रख दी और कमरे में आकर सो गई। दरमियान में इसकी आंख खुली तो इसे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। इसने फ़ौरन चर्ली को फ़ोन किया। मैं पुलिस को कॉल करने जा रही थी, तुमने हमें परेशान कर दिया। वो अभी इतनी जिम्मेदार नहीं हुई थी।
अगले दिन सामान लाकर इसे कमरे में सेट किया। फिर इस दिन सनी डे था तो कारपेट को उठाकर धूप में डाला, कपड़े धोए, इस्त्री किए, फिर इन्हें लेडी महर की वार्डरोब में लटकाया। साधना के साथ मिलकर खाना बनाया और फिर कैफ़े आ गई। वापसी पर बुक स्टोर होती गई, लेकिन वहाँ उर्दू की किताबें बहुत कम थीं। जो थी वो बहुत अदबी थी, ज़्यादातर शायरी की थी। आग का दरिया, खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, मन चले का सौदा वगैरह वगैरह। एक तो वो फ़िलहाल इस तरह की महंगी किताबें ख़रीद नहीं सकती थी, दूसरे इस उम्र में अपने सर के बाल झड़वाना नहीं चाहती थी। वो ये सब किताबें पढ़ चुकी थी, लेकिन पढ़कर सुना नहीं सकती थी। ये एक सब्र आज़मा काम था, और इतना ज़्यादा सब्र वो भी इतनी सी उम्र में नहीं करना चाहती थी। इसे एक सादा सी सस्ती सी किताब चाहिए थी। इसने अपनी पाकिस्तानी हमजमात से बात की तो इसने इसे अपनी खाला की एक किताब ला दी, खेल तमाशा, इशफाक अहमद की। खैर, एक तो मुफ्त में किताब मिल गई थी, दूसरा ज़्यादा मोटी नहीं थी। अपनी बारी पर इसने लेडी महर को खेल तमाशा सुनाना शुरू की। वो तो मज़े से सुनती रही, लेकिन अमराह के दिमाग के कहीं ऊपर से अल्फाज गुजर गुजर के जाते रहे। वो बिलाशुबा अपनी तर्ज की शाहकार किताब थी, लेकिन अमराह जैसे कुन जहन इसे बेकार बना रहे थे। लेडी महर इसे बार बार पीछे ले जाती, कई कई सत्रों को बार बार पढ़वाती। इत्तफाक से इसने एक बड़ा मार्का सर कर लिया था। खेल तमाशा ने सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का दिल मोह लिया था। तख्तपुर के मास्टर बाली और इन पर मर मिटने वाली रजनी ने निशिस्त गाह में जादू सा जगा दिया था। ऐसे लगने लगता जैसे मास्टर बाली अपनी कलारन पर आसाकी वार इनके सामने बैठे ही बजा रहे हों और रजनी इनके ऐन सामने दासी बनी बैठी हो। लेडी महर निहाल हो गई। बहुत कमाल की, शानदार। साधना कदीम बंगाली और भोजपुरी लोक कहानियाँ सुनाती थी, जो इसने अपने बंगाली बाप और भोजपुरी माँ से सुनी थी। और हैरत अंगेज तौर पर वो कहानियाँ इतनी थी कि अमराह को लगता साधना ने अपनी ज़िंदगी के इतने साल सिर्फ कहानी सुनते ही गुजारे हैं। जब वो रात को कहानी शुरू करती तो इसकी आवाज़ में सारे बंगाल का शहर सिमट आता। वो गंगा जमुना की तरह रवा दवा हो जाती, हलकोरे खाती, शफाफ हो जाती। अक्सर इसकी कहानियाँ पुरसोज होती, लेकिन वो इन्हें इतनी नरमी और चाहत से सुनाती कि लगता ही ना कि इन कहानियों में सोज है। साधना बमुश्किल 32 साल की थी और इसके 8 साला बेटे को हड्डियों का कैंसर था। साधना की कहानी मोहब्बत से शुरू होकर अमर जीत पर ख़त्म होती। वो पुरसोस कहानी सुनाते हुए बिल्कुल आबदीदा ना होती, बल्कि ऐसे लगता कि इसका 8 साला बेटा इसके सामने खड़ा है और इससे कह रहा है, जो दुख पर रो देता है वो तो फिर कोई इंसान हुआ, लेकिन जो कम हिम्मती पर रोता है वो भी कोई इंसान हुआ। तो साधना क्यों कर रोती, जब इसका बेटा ही जवां हौसला है, सारी तकलीफ सहकर भी इसे फ़ोन करता है और कहता है, मैं जब तक जिंदा रहूँगा कभी रोकर नहीं सोऊंगा, कभी रोकर आंख नहीं खोलूँगा। डॉक्टरों के सारे औजार और इनकी दवाएं और मेरे जिस्म की सारी तकालीफ भी मिलकर मुझे हरा नहीं सकेंगी। मैं नहीं रोऊंगा माँ, कभी नहीं। तो ऐसे बच्चे की माँ कैसे रोती? वो बात बात पर मुस्कुराती, हंसती। इसकी कहानियाँ क्यों ना अमर जीत होती, इसकी आवाज़ में ऐसा सहर क्यों ना होता जो थपक थपक कर सुला देता है। दिल पर कैसा ही बोझ क्यों ना हो, इसकी कहानी परिस्तान ले ही जाती है। साधना की कहानी सुनते सुनते वो नशिस्त गाह में ही सो जाती, जैसे कोई वो लोरी सुनाता हो जो जंग से लौट आने वाला अपने बच्चों को और जंग जीत जाने वाला अपने कुनबे को सुनाता है। वही जवां मर्दी के किस्से और शहीदों के लहू के रंग फसाने। इस दौरान एक छोटा सा वाकया हुआ जो काफ़ी बड़ी सूरत इख्तियार कर गया। इसे और इसके चंद क्लास फेलोज़ को यूनिवर्सिटी के एक दूसरे ग्रुप ने अप्रोच किया। वो मैनचेस्टर में अपनी नई क्लासेस के शुरू होने के सिलसिले में एक पार्टी का एहतमाम कर रहे थे, और पार्टी के इंतजामात के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ही मौका दिया था ताकि वो चंद घंटों में कुछ ज़्यादा पॉइंट्स कमा सकें। इसके क्लास फेलोज़ ने हाँ कहा था, इसने भी हाँ कह दिया। इन्हें पार्टी के सारे इंतजामात देखने थे, डेकोरेशन से लेकर सर्विंग तक। पार्टी इनमें से किसी एक स्टूडेंट के घर के लॉन में थी, और जहाँ ये घर था वहाँ बाकी घर काफ़ी दूर दूर थे, जिनके आगे सड़कें खुली और कुशादा थीं। सरे शाम ही इन सब ने पार्टी के लिए इब्तदाई सेटिंग मुकम्मल कर ली। बाकी इनका काम मेज़ों पर खाने की अशिया रखना था, जो ज़रा हटकर अलग से लगी थी। इन्हें हर फर्द को अलग अलग नहीं पेश करना था। तुम शक्ल से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लगती हो। एरिक और इसके दूसरे दोस्त इसे तशवीश से ऐसे देखने लगे कि इसे तशवीश होने लगी। वो सब पार्टी के इंतजामात देखने आए थे। मैं हूँ भी पाकिस्तानी, वो बुरा मान गई। नहीं, हमारा मतलब वो सब ज़रा डरते हैं।
जरा से कुछ ज्यादा ही डरते हैं। डरते हैं? कौन? आज की पार्टी में आने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स। वो काफी ज्यादा गोलमोल सी बातें कर रहा था। इन्हें पाकिस्तान फोबिया है क्या? नहीं, शायद हाँ। ये अखबारात, टीवी, मीडिया दिमाग खराब कर देते हैं। बुरा ना मानो प्लीज, वो कमजोर अकीदे के लोग हैं। जो कुछ अखबारात में कहा जाता है उस पर यकीन कर लेते हैं। और तुम हो भी मुस्लिम। प्लीज ऐसे बुरा ना मानो, धमाकों से बहुत डर लगता है इन्हें। धमाकों से डर लगता है? मैं मुस्लिम हूँ। आखिर क्या मतलब है इन सब बातों का? मुझे भी धमाकों से डर लगता है, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं बता रही। वो एक ना समझ सकी। देखा, तुम बुरा मान गई। तुम गलत समझ रही हो। यहाँ कौन सा धमाका होने जा रहा है? मतलब कुछ होगा ही नहीं तो डरना कैसा? कुछ होने का खतरा है यहाँ? कोई ब्लास्ट? तुम मुझे डरा रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ। इनमें से ज्यादातर के अंकल और फादर्स पुलिस में हैं। बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे परेशान ना हो। अमराह का सर चकराने लगा। क्या कह रहे हो? क्या समझाना चाह रहे हो मुझे? ऐसे ही तुमसे बातें शेयर कर रहे हैं। ऐसे बातें शेयर करते हैं? तुम सब मुझे शक से घूर रहे हो। तुम्हें लगता है मैं यहाँ धमाका करूँगी? मैं? क्या मजाक है ये? ऐसी तो कोई बात हमने नहीं की। तुम क्या से क्या सोच रही हो? हाँ, सीधे सीधे ये बात नहीं की, पर जो की है ना, इनका मतलब खौफनाक है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा तो अभी से रंग उड़ गया है। अभी से मतलब इसका रंग वाकई में उड़ गया था। वो गड़बड़ा गए। मतलब हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। ऐसी खतरनाक बातें ही करते हो तुम सब। मुझे तुम्हारी बातें पसंद नहीं आई। वो अपने काम में लग गई और अंदर ही अंदर सहम भी गई। यानी अगर जरा सी भी कोई गड़बड़ हो गई तो ये लोग इस पर साफ साफ इल्जाम लगा देंगे, पुलिस। और फिर लॉन में एक तरफ ऊंचाई पर डीजे का इंतजाम किया गया था, जैसे क्लब में होता है। अंधेरा गहरा हुआ तो ट्विस्ट लाइट्स ने और ट्विस्ट बढ़ा दिया। इन्होंने डीजे साउंड चेक किया, जो खतरनाक हद तक तेज था। नीली, पीली, हरी, लाल ट्विस्ट लाइट्स हरकत करने लगी। सब आने लगे। इन्होंने मेजों पर पहले ही से सॉफ्ट ड्रिंक्स रख दी थी। 2 घंटे बाद इन्हें खाने की चीजें रखनी थी। 1 घंटा गुजर गया, दूसरा भी गुजर गया। इन सब ने मिलकर मेजों पर खाने की अशिया रख दी। डीजे निस्बतन हल्की आवाज में म्यूजिक के साथ तजर्बात करता रहा, जो अमराह को काफी पसंद आए। वो ग्लासों की ट्रे रखने जा रही थी कि एरिक ने इसे आवाज दी। वो इसके करीब जा ही रही थी कि एक जोरदार दहशतनाक धमाका हुआ। इतना जोरदार कि कानों के पर्दे फटने के करीब हो गए। अमराह बुरी तरह से लुढ़क कर गिरी। इसी धमाके के साथ शीशे टूटने की आवाजें और चंद इंसानी चीखों की आवाजें भी आईं। पूरे 1 मिनट तक सन्नाटा रहा। अमराह जिंदगी में कभी इतनी खौफजदा नहीं हुई थी जितनी इस धमाके से हो गई थी। वो बमुश्किल उठी और आसपास नजर दौड़ाने की कोशिश की। दूसरे लोग भी कुछ उठ चुके थे, कुछ उठ रहे थे। ये एक खौफनाक मंजर था, इसलिए नहीं कि वहाँ धमाका हुआ था, बल्कि इसलिए कि वो सब इसे घूर रहे थे। इसने जीन्स पर लंबी कमीज पहन रखी थी और एरिक ने ही कहा था कि सर ढांप कर काम करना है, तो इसने स्कार्फ को सर पर अच्छी तरह से ओढ़ लिया था। अमराह को पहले ये सिर्फ अपना वहम लगा कि वो सब टिकटिकी बांध के इसे देख रहे हैं। फिर इसने जरा गर्दन घुमाई तो वहम लगने वाला ख्याल 100% खौफ में बदल गया। वो सब अपनी अपनी जगह पर जमे इसे देख रहे थे, घूर रहे थे। इनमें से एक ने कपकपाते होंठों के साथ उंगली उठाकर इसकी तरफ इशारा किया। यू डिड दिस। इस इतनी सी बात से जैसे किसी ने इसके सर पर दूसरा धमाका किया। लम्हे के 1000वें हिस्से में इसकी जहन में 9/11, लंदन ट्रेन धमाके, अखबारात, टीवी चैनल्स की सभी खबरें, डॉक्यूमेंट्रीज गड़मड़ होकर चकराने लगी। दहशतगर्द, यू डिड दिस, दहशतगर्द। इसका सर चकराने लगा। दहशत इसके चेहरे पर नजर आने लगी। मुझे नहीं मालूम। वो अटक अटक कर होंठ हिलाने लगी। आवाज इसके होंठों से निकल ही नहीं रही थी। इससे लग रहा था वो बोल ही नहीं सकेगी। और ठीक इसी दौरान एक और धमाका हुआ, वैसा ही जोरदार। इन सब ने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली। वहां मौजूद बहुत सारी चीजें गिरी। शीशे के छोटे टुकड़ों की एक बौछार आंधी की तरह आई। पीछे खड़े बहुत से लड़के लड़कियां गिर गए और कराहने लगे। इस तरफ काफी अंधेरा था, लेकिन इनकी चीखें और कराहें सुनी जा सकती थी। इस बार अमराह गिरी नहीं, खड़ी ही रही और काफी दहशतनाक अंदाज लिए खड़ी रही। एकदम से फिजा में पुलिस सायरन और फायर ब्रिगेड सायरन की आवाजें गूंजी। पीछे कहीं से जोरदार आग के भड़क उठने की आवाजें भी आ रही थीं। इसने एक बम अपने साथ भी बांध रखा है, किसी एक ने चिल्लाकर इसकी तरफ उंगली उठाकर कहा। सब सहम कर दूर दूर होने लगे।
इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब ऐसे ही हो रहा है जैसे इसे नजर आ रहा है। पुलिस सायरन की आवाज करीब आती जा रही थी। इसकी नहुसत के मैनचेस्टर में एक स्टूडेंट पार्टी में धमाके हो गए और इस जगह अमराह मौजूद थी। खड़े खड़े इसने कल के अखबारात में अपनी तस्वीर देख ली, टीवी की रिपोर्टिंग का अंदाजा कर लिया, अदालत में खुद पर केस चलते देख लिया। इसके हक में चंद हजार मुस्लिम रैली निकाल रही हैं और अदालत अपना फैसला सुना रही है। इसके घर वाले इसे लानत मलामत कर रहे हैं और मासूम होते हुए भी इसे यूरोपियन मीडिया दहशतगर्द साबित कर रहा है। इसकी पढ़ाई का क्या होगा, इसका क्या होगा? वो तो मर जाएगी। और ठीक इसी दौरान एक और धमाका हुआ और वो हल्क के बल चिल्लाने लगी पागलों की तरह, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। एक सेकंड में वो ये बात 20 बार कह गई थी। साथ चिल्लाती रही। 400-500 स्टूडेंट्स का ग्रुप इधर उधर फैला इसे देखता रहा। सुन रहे हो तुम, मैंने कुछ नहीं किया। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई, अपनी सारी हिम्मत जमा करके, पूरा जोर लगा के। वो सब वैसे ही खड़े रहे जैसे कोई स्टेज शो खड़े होकर देख रहे हो। तुम्हारा मीडिया, तुम्हारे टीवी चैनल्स, अखबारात झूठ बोलते हैं। पागल हो तुम सब, पागल बनाते हो दुनिया को। हम दहशतगर्द हैं या तुम? हम नहीं, तुम हो। तुमने दुनिया में फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाया है। तुम हो खराबी की जड़। इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं कि तुम मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे अंदर करवा दो। मैं तुम सबको मार डालूंगी। दहशतगर्द नहीं हूँ मैं। फिर एकदम सब्जी पर बैठकर वो ऊंची ऊंची आवाज से रोने लगी, और ऊंची और ऊंची। पुलिस और फायर ब्रिगेड सायरन बंद हो गए। पार्टी में अब सिर्फ इसके रोने की आवाजें आ रही थी। वो सब जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए। अब वो ऐसे खड़े थे जैसे हॉरर मूवी देख रहे थे। ये सब तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल जोक कर रहे थे। आवाज कुछ जानी पहचानी थी। इसने झटके से गर्दन उठाकर आवाज की सिमत देखा। इससे जरा सा दूर अंधेरे में एक कुर्सी पर आलियान बैठा कॉकटेल से लुत्फानंदोज हो रहा था। इसने ये बात इतने सुकून से की जैसे वो खामोशी से बैठता ओपरा देखता रहा हो। प्रैक्टिकल जोक? वो कई लहजे सन्नाटे में ही रही, फिर उठ खड़ी हुई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस हद तक कोई अमली मजाक भी किया जा सकता है। तीसरे धमाके के बाद इन्होंने तुम्हें खुद ही बता देना था। ये सब सीनियर्स हैं और जूनियर्स के। शट अप! इसने धाड़ कर उंगली उठाकर आलियान से कहा। फिर वही उंगली लहराकर इसने वही शट अप पूरी कुव्वत से चिल्लाकर इन सब से कहा, तुम लोग अंग्रेज, गोरे, दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले, जो जी में आए करने वाले, हमें गुलाम समझ रखा है। जब जी में आया मजाक बना लिया हमारा, जब जी में आया गुलाम बना लिया। क्या समझ रखा है हमें? पहले हमारे मुल्क में आए, हम पर राज किया, हमारी तजलील करते रहे, और अब हमें दहशतगर्द बना रहे हो। हमसे हसद करते हो कि हम जिंदगी में आगे ना निकल जाएं, तुम सबसे आगे ना निकल जाएं। गाली और गिनती के लिए हर इंसान अपनी मादरी ज़ुबान इस्तेमाल करता है कि मिस्ताक। वो रवानी से चीख चिल्ला कर उर्दू में इन पर बरस रही थी। आलियान साथ साथ अंग्रेजी में तर्जुमा करता जा रहा था। तुम अंग्रेज, गोरे हमारे मुल्क में आए, हमने तुम्हारी मेज़बानी की, तुम्हें बादशाह बनाया, जाते हुए तुम्हें वो कोहे नूर तोहफे में दिया। आलियान अपनी मर्जी का तर्जुमा कर रहा था, इसे और भड़का रहा था। अमराह के पास आलियान से निपटने का वक्त नहीं था। तुम लोग खुद को समझते क्या हो? क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, बहुत बड़ी तोप कौम हो तुम नेक, शरीफ, पढ़े लिखे, और हम जाहिल, गवार, दहशतगर्द। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। तुम और तुम्हारी गंदी सियासत ने मिलकर इसे दहशतगर्द बना दिया है। एक नौमौलूद बच्चा भी दहशतगर्द है अगर वो मुसलमान है तो। अमराह का गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था। इसके इस जलाल के आलम में किसी में इतनी हिम्मत ना हुई कि कुछ बोल सके या इसके करीब आ सके। आलियान खामोश हो गया। इसने कोई तर्जुमा ना किया। ट्रांसलेशन प्लीज, किसी कोने से आवाज आई। जोक करने के लिए तुम्हें यही जोक मिला था? खुद तुमने ग्वांतानामो में क्या किया? वो अमरीकी थे, आलियान बोला। वो जालिम थे, और जालिम किसी कौम से नहीं होता, और ये सब भी जालिम है। इसने हाथ लहरा कर कहा। आंसुओं का दरिया इसकी आंखों से बहने लगा। ट्रांसलेशन प्लीज, आवाज फिर आई। अमराह ने एक कहरा आलूद नजर सब पर डाली और इस बार इंग्लिश में बोली। इस मजाक से अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता, अगर मैं मर जाती। इतना घटिया मजाक! तुम लोग इतने जालिम हो कि मजाक भी ऐसा जालिमाना सोचा। तुफ है तुम पर। कितने छोटे हो तुम सब, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और ये सब सीखते हो। गंदे हो तुम, जाहिल। तुमने मेरी बेइज्जती की है। मर जाओ सब के सब तुम। इतने पॉइंट्स तुमने धमाकों पर लगा दिए, अगर वही पॉइंट्स तुम। कोई पॉइंट नहीं लगा, वो तो ऐसे हुए हैं। डीजे ने एक बटन दबाया और एक और धमाका हुआ, यानी वो साउंड छोड़ रहा था।
अल्लाह इन्हें नजर बद से बचाए, किस कदर टैलेंटेड थे। वो सब जो शीशे की खिड़कियाँ उड़कर आई थीं, वो हार्ड क्रिस्टल शीट की थी। अमरहा ने शदीद गुस्से में अपने करीब में ही गिरा एक और गिलास उठाकर ऊपर डीजे की तरफ उछाला। उंगलियां टूट जाएं तुम्हारी, बहरे हो जाओ तुम। रिलैक्स, काफ़ी हो गया, चलो अब बस करो, आलियान ने नरमी से कहा। इससे और गुस्सा आया। बकवास बंद रखो अपनी। इसकी आवाज़ डीजे के किए धमाके से ज़्यादा धमाका अंगेज थी इस बार। इसने एक नज़र सब पर डाली। बेइज्जती के एहसास से इसका सारा वजूद झुलसने लगा, और जैसा कि यहाँ आने से पहले वो धाड़े मार मार कर रोती ही रही थी, तो वो सभी धाड़ें इसके अंदर फिर से जाग उठी। वो घास पर बैठकर घुटनों में मुंह छुपाकर इन सब धाड़ों को आवाज़ में जगा कर रोने लगी। सब ने दूर से ही इसके गिर्द घेरा सा बना लिया। किसी में अब इतनी जुर्रत नहीं थी कि शेरनी बनी अमरहा के पास आए और इसे चुप करवाए। अमली मजाक था और कुछ ज़्यादा ही अमली हो गया था। अब वो रो रही थी और वो सब शर्मिंदा शर्मिंदा इसे सुन रहे थे। आलियान उठा और चलकर इसके करीब आकर बैठ गया। मजाक कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, इनकी गलती है, इन्हें माफ़ कर दो। वो बदस्तूर हिचकियाँ लेती रही। प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दो, प्लीज़। इसने सालों तड़प तड़प कर छुप छुप कर रोती रही आंखों को उठाकर आलियान को देखा। आलियान वहीं का वहीं रह गया। इसने अपनी ज़िंदगी में दो आंखों में इतनी तड़प, तकलीफ, दुख और गुस्सा सिमटा हुआ नहीं देखा था। इसने स्याह मशरिकी आंखें देखी थी। इन मशरिकी आंखों में तैश और शिकवे के ऐसे बादल नहीं देखे थे। वो इसे शिकायत से देख रही थी कि उर्दू बोलने वाला, नाम से मुसलमान लगने वाला, वो भी इनके साथ शामिल था। आलियान चुप का चुप ही रह गया। इसकी बुरी आंखों ने इससे भरपूर शिकायत की। इसे इन्हें इन दो से आंखों के इतने करीब नहीं ले जाना चाहिए था। अब अगर वो ऐसा कर चुका था तो इसका अंजाम इसे ही भुगतना था, अकेले। इश्क़े मजाजी का अगर कोई लाड का नाम होता तो महबूब की आंख का तैश होता, और अगर रोती हुई अंधेरी आंखों का कोई लाड का नाम होता तो वो अमरहा होता। आलियान को ये याद करने में दिक्कत हुई कि वो कहाँ बैठा है। इससे भी ज़्यादा दुश्वारी से अपनी आंखों को आंसुओं के पानियों में गर्क इन आंखों से हटाने में हुई। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ और 2 कदम पीछे को चला और फिर से भाग पड़ने जैसे अंदाज से इसके सामने बैठ गया। मास्टर बाली क्लारन पर बसंते बहार बजा रहे थे। अगले दिन वो सब बारी बारी घर आते रहे और दरवाजे के पास ही फूल रखते गए। रात इसने इनका सॉरी कबूल नहीं किया था। डर के मारे वो अंदर नहीं आ रहे थे। वो खिड़की में बैठी सबका तमाशा देखती रही। सबसे बड़ा गुलदस्ता डेरिक की तरफ से था। ये वही था जिसने अमरहा का इंतखाब किया था इस ड्रामे के लिए। फिर इसे एक लंबा चार्ट मिला जिस पर इन सब के दस्तखत थे, और चार्ट पर एक रोता हुआ मोटे मोटे आंसुओं वाला सॉरी लिखा था। चार्ट के साथ ही वो वीडियो भी भेजी गई थी जो कल रात बनाई गई थी। इसने वो वीडियो देखी और अपनी हंसी को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करती रही। वाकई वो एक मुकम्मल अमली मजाक था। इन सब के तासुरात कमाल के थे। इसने वो वीडियो लेडी महर और साधना को भी दिखाई। वो लोटपोट होती बार बार वीडियो को चलाकर देखती रहीं। बाद में इसे मालूम हुआ कि काम करने के लिए जितने भी लोगों का ग्रुप वहाँ मौजूद था, उन सब के साथ कुछ न कुछ किया जाना था। वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पिछले 4 साल से पढ़ रहे थे, और ये एक रिवायत ही थी कि वो हर साल कुछ न कुछ करते। लेकिन अमरहा के साथ मजाक कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गया। इस वाक़े से इतना हुआ कि वो यूनिवर्सिटी में काफ़ी मकबूल हो गई। इसके काफ़ी से ज़्यादा दोस्त बन गए। जो इसे देख लेता रुककर इसका हाल अहवाल ज़रूर पूछता। इसे कॉफ़ी लंच के लिए बुलाते। कोई ना कोई इसकी मदद के लिए तैयार रहता। जो स्टूडेंट्स मैनचेस्टर के ही रहने वाले थे वो इसे अपने घर शाम की चाय या वीकेंड डिनर पर मदऊ करते। इसके रोने धोने का इन सब फनकारों पर ऐसा असर हुआ कि इसे नन्ही मुन्नी बच्ची की तरह ट्रीट करते कि बेबी चॉकलेट खा लो, आइसक्रीम खा लो, अच्छा ये लो बारबी, चलो 2 ले लो, बस रोना नहीं। एक वसी हल्का इसे जानने लगा। वो जिससे चाहती पढ़ने में मदद ले लेती। इसी दौरान शटलकॉक में एक रूसी वीरा और एक जापानी एन ऑन आ गई। जापानी तो बहुत खामोश तबा थी, साल में एक बार बोलने वालों जैसी थी। इसने लेडी महर को कहानी सुनाई, पर लेडी महर ने इसे खुद ही रोक दिया कि वो बस चुपचाप घर में रहती रहे। अलबत्ता वीरा ने अपने शहर सूची में होने वाली 22वीं सरमाई ओलंपिक्स की वो कहानियाँ सुनाई कि खुद अमरहा का जी चाहा कि काश वो कोई एथलीट होती। काश फारिग औकात में वीरा मैनचेस्टर की सड़कों पर दिखाई देती। इसका कद 6 फुट 2 इंच था। बाल कमर से बहुत नीचे तक लंबे थे। या साइकिलिंग करती या स्केटिंग। जब वो ये दोनों काम करती तो लगता कि कोई परी बिना परों के सड़कों पर नीची परवाज पर उड़ रही है। इसके बाल जो ऊंची पोनी की सूरत में बंधे होते, लहराते उड़ते।
एक बार वीरा ने इसे स्केटिंग शूज पहना दिए और अमराह मुंह के बल सड़क पर गिरी। नाक की हड्डी इतनी बची कि बस सर्जरी की जरूरत न रही, बाकी सारी कसर पूरी हो गई। अमराह का बस का किराया भी बचा। वो वीरा के साथ ही इसकी साइकिल पर बैठकर यूनिवर्सिटी चली जा, लेकिन वीरा के साथ साइकिल पर बैठना भी इतना ही मुश्किल था जितना रोलर कोस्टर पर बैठना दिल गुर्दे का काम था। किराया बचाने के लिए वो अपने दिल गुर्दे रोज मजबूत करती। वो साइकिल पर हजार करतब दिखाती हुई जाती। वीरा कुछ अखबारात के लिए कॉलम लिखती थी, इसलिए इसे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी। इसने शटलकॉक हाउस में छोटे मोटे मुरम्मत के काम आसानी से कर दिए थे, जिसकी इसे लेडी मेहर ने उजरत भी दी। इसका सर नाव में हिलते अमराहा ने कम ही देखा था। इसे जैसे सभी काम करने आते थे। डेरी की मदद से इसे जूतों के एक स्टोर में काम मिल गया। इसका काम बिल बनाना था बस। काफ़ी आरामदेह काम था और इसकी हफ्तावार तनख्वाह भी अच्छी थी। हफ्ते में एक बार वो कैफ़े ज़रूर जाती और अपने साबका बॉस से कॉफ़ी के साथ साथ हल्की फुल्की बातचीत करके आती। अब तो दादी और अम्मा भी इससे बात करते हुए आबदीदा हो जाती थीं। इसे हैरत हुई। इसने पहली बार दादी को अपने लिए आंसू साफ करते देखा। हम्माद और अली इसे काफ़ी तमीज़ से मुखातिब करते। दानिया इसे ख़ानदान में होने वाली तकरीबात की वीडियोस भेजती रहती, जिसमें इसे तो दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता साधना, लेडी मेहर और वीरा काफ़ी शौक से इन वीडियोस को देखती। वैसे तो मौसम अबर आलूद रहता ही था और हल्की फुल्की बारिश भी हो ही जाती थी, लेकिन इस दिन हल्की लेकिन मुसलसल बारिश हो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। वीरा को किसी अखबार के दफ्तर जाना था, इसलिए वो अकेली ही ऑक्सफोर्ड सड़क पर वॉक करती सुस्त रवि से चलती रही। इसे कतन जाने की जल्दी नहीं थी। वो मौसम से लुत्फ अंदोज हो रही थी। गीली गीली इमारतें, नम नम मंजर इसे अच्छा लग रहा था। और भले से वहाँ के मुकामी इस मौसम से आजिज आ चुके हों, पर गैर मुल्की खासकर गर्म मुल्कों के बाशिंदों की जान थी इस मौसम में। इसने गहरे गुलाबी रंग के वीरा के स्टॉल को गर्दन में 2 बल दे रखे थे। इन्हें खोलकर इसने सर पर ओढ़ लिया, फिर इसने वापस गर्दन में बल ही दे दिए। बारिश की हल्की हल्की फुहार सर पर पड़ती अच्छी लग रही थी। एकदम से पीछे से एक नीली छतरी जिस पर गुले लाला के फूल बिखरे थे, इसके सर के ऊपर तन गई। इसने सर उठाकर देखा, फिर छतरी पकड़ने वाले हाथ को। वहाँ आलियान खड़ा था। तुम्हें अपनी ट्वीट वापस नहीं चाहिए? आज मैं तुम्हें बर्गर भी खिला सकता हूँ और कॉफ़ी भी। इतनी पुरानी बात नहीं, अब नहीं चाहिए। क्यों? अब क्यों नहीं चाहिए? छतरी बदस्तूर वो इसके ऊपर रखे हुए था। खुद वो भीग रहा था। तुमसे नहीं चाहिए, तुम बहुत बदतमीज हो। मैंने तुमसे कब बदतमीजी की? कब नहीं की? वैसे तुम मुझसे इतनी नरमी से क्यों बात कर रहे हो? मुझे खुद नहीं पता चल रहा, मेरा दिमाग खिसकता ही जा रहा है। इलाज के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास? ऐसा करो, इलाज की भी ट्वीट ले लो। इलाज तो मैं करवा लूँ, लेकिन इस बीमारी का कोई डॉक्टर नहीं है। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ तुम ऐसी ओंगी बोंगी बातें कैसे कर सकते हो? और ये एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी तो सब ओंगा बोंगा करती है। सब क्या? सब मतलब सब। वो हल्के से मुस्कुराया और ये करते वो ऐसा लगा कि अमराहा ने सोचा क्या इसने खुदा से अलग से अपॉइंटमेंट ली थी। अमराहा ने एक चॉकलेट निकाल कर इसे दी। ये खाओ, तुम्हारी कैलोरीज तेज़ी से कम हो रही हैं। तुम्हें ड्रॉप कर दूं? वो चॉकलेट लेकर खाने लगा। तुम्हारे पास गाड़ी है? नहीं, साइकिल। मैं वीरा के अलावा किसी के साथ नहीं बैठती। मैं गिराऊंगा नहीं, पर मैं तुम्हें ज़रूर गिरा दूंगी। भाग जाओ, मेरा सर ना खाओ। ये क्या तरीका है बात करने का? खास तुम्हारे लिए। मेरे लिए कुछ खास? वाओ, ठीक है। तुमने सिनेमा देखे हैं यहाँ के? इसके भूरे सर पर बारिश के कतरे लुक्कन मिट्टी खेल रहे थे। हाँ, वीरा के साथ गई थी। इसने यकीनन तुम्हें हंगर गेम्स दिखाई हों। इसका मानना है कि वो जेनिफर से मुशाबे है, लेकिन वो जेनिफर से ज्यादा खूबसूरत है। मैं तुम्हारी क्लास फेलो जेनिफर की बात नहीं कर रहा। वैसे मैं तुम्हें एक अच्छी इंडियन मूवी दिखा सकता हूँ। मैं इंडियन मूवीज नहीं देखती। पाकिस्तानी? वो 3-4 ही हैं। मैं पाकिस्तान से देख कर आई हूँ। बंगाली? मुझे बंगाली नहीं आती। ईरानी, अफगानी, ताजिकिस्तानी, तर्कमानी, इराकी, मिस्री और हाँ, एनिमेटेड। क्या तुमने कभी सिनेमा में एनिमेटेड फिल्म देखी है? नहीं। क्या तुमने रैटेटुई देखी है? देखो, अगर तुमने इतनी अजीम फिल्म नहीं देखी तो मैं तुम्हें पहले इसकी कहानी सुना सकता हूँ। देखना, खुद तुम्हारा दिल चाहेगा कि तुम फिल्म देखो। ये एक काबिले जिक्र चूहे और इसके मोहसिन की कहानी है। चूहा जिसके हाथ में कमाल का जायका होता है और वो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े शेफ से ज्यादा अच्छा और लजीज खाना बना सकता है। ऐसा खाना जिसकी खाने वाले को नज़ीर नहीं मिलती, और ऐसी तरकीब और ऐसे सलीके से। चूहा शेफ होता है? मतलब जो खाना बनाता है? हाँ, तुम गलत समझ रही हो।
वो खाना बनाने से पहले हाथ धोता है और इसके हाथ साफ होते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चूहा और खाना, आह! अमराह ने सर को जोर जोर से झटका। आह! चूहा और मेरे हाथों जैसे साफ हाथ। आलियान ने छाते को बंद किया। इसका हाथ थक चुका था और चलते चलते वो रुक गया और इसे भी रोक लिया। अब बारिश के कतरे दोनों के बालों में लुक छुप जा रहे थे। फिर करना क्या? ये जो अभी किया था, क्या किया था? वही जो चूहे के नाम पर किया था। आह! अमराह को फिर से चूहे का ख्याल आया। एक बार फिर करना, यही प्लीज। तुम पागल हो? क्या कह रहे हो? जब तुम ये आह करती हो तो तुम्हारी भवें और आंखें बचकाना सा रक्स करती हैं और तुम्हारी नाक ये दाएं बाएं लहरा कर उकसाती है कि इसे पकड़कर इस पर चुटकी भरी जाए। तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो। अमराह को लगा वो इसकी नाक की चुटकी भर लेगा। अच्छा, तुम्हारा वक्त भी अब कीमती हो गया है। अच्छा चलो फिर फिल्म के लिए पक्का? अगर वीरा जाने के लिए तैयार हो गई। वीरा? हाँ, दादा ने कहा है हर जगह उसे साथ लेकर जाऊं। दादाजी को यहाँ साथ ले आती वो फिर भी अच्छा था। तुम मेरे दादा का मजाक उड़ा रहे हो। चलो वीरा को भी ले आना।